दोस्तों जीके जो है लगभग सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी हो गई है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट प्राइमरी जूनियर बीपीएससी टीआरई 4, सभी में जीके से प्रश्न आने हैं। आज की ये क्लास आपके लिए रहेगी संविधान की दूसरी क्लास। इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, आप सबने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज फिलहाल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक कराया था आपको पिछली वीडियो में, जिसमें हमने आपको भारत का जो संवैधानिक विकास है, संविधान का निर्माण है, उससे क्वेश्चंस कराए थे। उसी क्रम में ये आज का दूसरा वीडियो रहेगा। चेक करिएगा इन 30 प्रश्नों में आपका क्या कुछ स्कोर रहता है। प्रश्न जो है देखेंगे आप, लेवल आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के निर्माण के बारे में 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सबसे ज़्यादा यहाँ पर सही है। ठीक है, अगर आपने संविधान के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप इसमें से सही विकल्प का चुनाव जल्दी से कर लीजिए। संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, या फिर क्रिप्स प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए। तो ये क्वेश्चन है आपका संविधान सभा से। ठीक है, क्योंकि संविधान बनने से पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ था और उसके बाद ही संविधान का निर्माण हुआ था। हम आपको बता दें, भारतीयों के द्वारा कई बार इस संबंध में मांग की गई कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम ये मांग किसने की कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में की गई, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी मांग। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारतीयों का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। फिर बात आती है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो पेश की थी उसमें भी संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में एम.एन. राय के द्वारा भी मांग रखी गई थी। 1934 की बात करें तो कांग्रेस समाजवाद पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग रखी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, लास्ट टाइम जो मांग एक्सेप्ट हुई उसकी अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन निर्माण नहीं हो सका, यानी संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सका। फाइनली कैबिनेट मिशन जब आया 1946, उसी के तहत संविधान सभा के निर्माण की योजना को स्वीकार कर लिया गया। और संविधान सभा का गठन जो है वो किसके तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आपको ऑप्शन में दे देगा क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट, इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन के थ्रू ही ये मांग जो है एक्सेप्ट की गई। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। और प्रत्येक प्रतिनिधि जो है सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था, और उस तरीके से टोटल 389 लोग इसमें सदस्य थे। कुल संख्या थी 389, जिसमें निर्वाचित होकर के आए थे 296, 93 यहाँ पर मनोनीत किए गए थे। 296 में 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों थे। देसी रियासत आपने सुना होगा, ठीक है, उनसे थे। अब बात करेंगे यहाँ पर, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में ही और चीज़ें कवर करेंगे। 1783 के फॉक्स बिल का उद्देश्य क्या था। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब आपको पढ़ना है, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न हार्ड हो रहा है, कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको हर वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है,
1783 का जो फॉक्स बिल था बात करें अगर, तो ये लागू नहीं हो पाया था। इसमें जो बातें कही गई थी वो अप्लाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये बिल इंग्लैंड की संसद में पारित नहीं हुआ था और इसी के कारण ये भारत में लागू नहीं हुआ। संवैधानिक इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ और अंतिम बार ऐसा हुआ कि कोई भी बिल भारतीयों के लिए लाया जा रहा हो और सरकार ब्रिटेन की गिर गई हो। ब्रिटेन की लॉर्ड नाथ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रश्न आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो भारत में कंपनी का जो प्रशासन था उसको ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाना इस फॉक्स बिल का उद्देश्य था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसके बाद आपका आया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। वहाँ पर ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट थे, उनके द्वारा एक्ट लाया गया, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। देखिए सुनते चलिएगा, ये क्लास हम लाइव नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डेड में। हमें लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले करेंगे तो लास्ट तक देखेंगे। लाइव में कभी कोई बीच में जुड़ा फिर वीडियो स्किप हो गया तो नहीं देख पाता है। ऐसे जब भी आपको समय मिले तो क्वेश्चंस को पढ़िए, सुनिए और जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं उनके नोट्स भी मेंटेन करते चलिए, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट में आप खुद के नोट्स बनाइए। तो हम आपसे बात कर रहे थे 1744 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। किसके द्वारा लाया गया? विलियम पिट के द्वारा। कौन थे ये? ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, अर्थात कह सकते हैं कि कंपनी पर क्राउन का प्रभुत्व स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए। 1793 के चार्टर एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना हुई। बंगाल में द्वैत शासन पुनः स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं 1793 के बारे में, तो बता दें 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसको पावर एक्ट के नाम से भी जानते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। इसी के तहत जो कंपनी का शासन था, यानी इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 3 में पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर दिया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया, तो ये 1813 में एक और आया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 2 अधिकार छोड़े गए थे, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। खुले द्वार की नीति की शुरुआत भी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। इस एक्ट के द्वारा, हम 1813 की बात कर रहे हैं अभी, नोट करिएगा। 1813 का जो एक्ट था इसी के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस जो आपका ईसाई धर्म था उसके प्रचार प्रसार की भी छूट दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, संविधान शब्द के प्रारंभिक प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, आप बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, बिल्कुल सही है। आइवर जेनिंग्स जो थे उन्होंने बताया था कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपको अभी हमने आपको बताया कि आइवर जेनिंग्स का है। संविधान शब्द की बात अगर पूछे विश्व में सबसे पहले किसने किया, तो हेनरी मैन ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, प्लेटो ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? जितनी भी समितियां थी उन सभी के अध्यक्षों के नाम आपको याद होने चाहिए। क्या पता कौन सा आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। देखिए, बात करें अगर हम जो समितियां थी, तो संघीय संविधान समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, राज्यों के लिए समिति थी। इनके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रारूप समिति, तो आसान सा प्रश्न हो जाता है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बात करें अगर राजेंद्र प्रसाद, तो प्रक्रिया नियम समिति और एक थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पर नाम दिया गया है, तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वाला जो मामला था, जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को हमने बता दिया है। प्रारूप समिति हो गया भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति थी, एक संचालन समिति थी, एक थी कार्य संचालन समिति। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब संचालन समिति कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा, कार्य संचालन समिति कहेगा तो के एम मुंशी आएगा। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति थी उसके गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति के गठन के समय कितने सदस्य थे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति कब गठित हुई और किसके द्वारा गठित की गई, पूरा आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी इसको कहा जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। कितने? 7 सदस्य शामिल थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य लोग। 6 अन्य लोग कौन कौन से थे? तो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव ये भी थे, क्योंकि बीएल मित्र के इस्तीफा देने के बाद जो है एन माधवराव भी शामिल हुए थे। टीटी कृष्णामाचारी भी थे क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कुल 7 लोग थे। नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एनजी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी कह सकते हैं, एन माधवराव बीएल मित्र की जगह पे, और डीपी खेतान ये टीटी कृष्णामाचारी की जगह पे। ठीक है। रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को प्रारूप समिति के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी। समरसता दिवस मुख्यतः किस व्यक्तित्व से संबंधित है? महात्मा गांधी। जैसे आप पढ़ते हैं कि अफ्रीका से ये वापस आए थे तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, उसी तरीके से समरसता दिवस जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, समरसता दिवस। अब आपसे डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस डेट को मनाया जाता है, किस व्यक्ति से संबंधित है, तो आप समझ गए यहाँ पर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित है और इनकी जयंती के दिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समरसता दिवस, और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित है। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारतीय संविधान में संघ सूची का प्रमुख आधार किस अधिनियम को माना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात करें, देखिए आपको हम शॉर्ट में सभी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। 1909 वाला जो था उसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या प्रावधान था? इस एक्ट के तहत जो आपका 1892 का अधिनियम था उसमें जो भी कमी थी, जो भी दोष थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना, भारत में जो उग्रवाद बढ़ रहा था उसको सामना करने के लिए बात कही गई थी। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? 1909 वाला, फूट डालो और राज करो। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि उस समय जो मार्ले थे भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो ये भारत के वायसराय थे। तो इसकी बात हो गई। क्या संघ सूची से इसका संबंध है? तो नहीं, ये संघ सूची से संबंधित नहीं है। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किस एक्ट के तहत सबसे पहले सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो 1909 के द्वारा ही अलग से शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, और इस एक्ट में निर्वाचन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया। इसके अलावा आपका है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उस समय वायसराय थे। ये क्यों लाया गया? क्योंकि 1909 का जो नियम था वो भारतीयों की स्वशासन की मांगों को पूरा नहीं कर पाया। 1911 में बंगाल जो था उसका वो हो गया, मतलब कहते हैं बंग भंग, है ना, बंग भंग जो है कहा जाता है आंदोलन, उसकी घोषणा हो गई, जिसकी वजह से भी फूट डालो और राज करो की नीति कमजोर हो गई। विश्व युद्ध में क्या हुआ? भारतीयों ने सहयोग तो दिया और युद्ध के दौरान ही अगस्त घोषणा हो जाती है। यहाँ पर संघ सूची से संबंधित है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, और 1935 में जो नियम है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में भी ली गई हैं। 1935 एक्ट के द्वारा ही द्वैत शासन की व्यवस्था प्रांतों में समाप्त कर दी गई थी, और भारतीय संविधान में संघ सूची का आधार भी यही एक्ट था। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। विधि का शासन की अवधारणा भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण की है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। प्रश्न संख्या 9 में आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई है विधि का शासन की अवधारणा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब संविधान हमारा जो है विश्व का सबसे बड़ा है। इसके स्रोतों की अगर हम बात करें
तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं और रूस से क्या लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता का विचार लिया गया है ब्रिटेन से, कानून का शासन लिया गया है और विधायी प्रक्रिया भी ली गई है। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें आंसर और पूरी व्याख्या मिल जाएगी, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वन डे एग्जाम स्टडी। वहाँ पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक स्वरूप जो है प्रस्तावना में वो लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का निलंबन ये लिया गया है। इसके अलावा जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्यसभा का जो वो होता है, कह सकते हैं चुनाव, वो लिया गया है आपका। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। अब इत्तेफाक की बात है कि आप जो पढ़ करके जाएं वही आपसे प्रश्न में आ जाए, है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, मैप बना हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये अलग है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न क्या था आपसे, ब्रिटेन हो गया इसका आंसर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो बताइएगा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। प्रश्न संख्या 10 में आपका सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो 10वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली बताया हमने आपको कि ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत ने कनाडा के संविधान से निम्नलिखित में से क्या ग्रहण किया है, कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से आपका आया है संघात्मक शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, बाकी आपको बताया जा चुका है। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पहला विकल्प सही है। इनकी रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सभी मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, ये कहना गलत है कि नागरिकों के साथ साथ कुछ ऐसे अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 का संबंध मुख्यतः किससे था? भारत के लिए संवैधानिक सुधारों के प्रारूप से था, भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति, प्रांतीय स्वायत्तता का कार्यान्वयन या फिर भारत के विभाजन की योजना। प्रश्न संख्या 13। भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रारूप जो है ये नेहरू रिपोर्ट में प्रस्ताव किया गया था। प्रश्न बनता है कि नेहरू रिपोर्ट मतलब कौन लेकर के आया, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो कई बार जल्दबाजी में लोग लगा देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि ध्यान रखना है अधिवक्ता थे मोतीलाल नेहरू, जिनकी अध्यक्षता में 1928 में तैयार की गई थी रिपोर्ट, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसे जो है ब्रिटिश चुनौती के जवाब में पेश किया गया था, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज और संघीय शासन प्रणाली की मांग की गई थी, यानी संवैधानिक सुधारों का इसमें प्रारूप था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी अभी हमने आपको बताया है। वीडियो रोकिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए, कम से कम पता तो चले कौन कौन लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, काका कालेलकर आयोग का गठन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया गया था, या काका कालेलकर जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाषाई राज्यों के गठन से, पिछड़े वर्गों की स्थिति के आकलन से, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के अध्ययन से, केंद्र राज्य की समीक्षा से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की बात करते हैं। तो काका कालेलकर का संबंध है पिछड़े वर्गों की स्थिति के अध्ययन से है।
और इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, जिनके नाम से ये आयोग का नाम पड़ा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में। इससे संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है 340, उसी के तहत 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसी को काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान करके उनके विकास और आरक्षण की सिफारिश की गई थी। अगला है यहाँ पर काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस संवैधानिक प्रावधान से हुई है। तो अभी अभी तो हमने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 340 जो है काका कालेलकर आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें केवल भारतीय सदस्य थे, इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका गठन 1935 के अधिनियम के बाद हुआ। देखिए, साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। तो ये कहना कि भारतीय सदस्य थे गलत है। स्टैफोर्ड क्रिप्स नहीं थे, साइमन थे, और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये कथन सही है। तो 17वें प्रश्न में आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। समझ लेते हैं, साइमन कमीशन घोषित कब हुआ, इसकी घोषणा कब की गई। तो 8 नवंबर 1927 को। 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। नाम भी यहाँ पर मेंशन है। अध्यक्षता किसने की, सर जॉन साइमन ने। क्लेमेंट एटली, ठीक है, और यहाँ पर अन्य लोग थे। सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। और आप जानते हैं कि भारत में जब इसका आगमन होता है 3 फरवरी 1928, यहाँ पर बहुत सारे लोग विरोध में कहते हैं कि भाई साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ठीक है। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न बनता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, 17 नवंबर 1928। कैसे हुई, तो लाठी चार्ज में घायल हो गए, जिसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा, मई 1930 में इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करने की बात कही गई और वर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग करने की बात कही गई। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 18, साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध का कारण क्या था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है और आपने काउंट किया, कितने आपके उत्तर गलत हो रहे हैं, काउंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले। देखिए, अगर आपके सारे सही हो रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन हमारे आसान है। अगर आपके उत्तर गलत हो रहे हैं तो यानी ठीक लेवल के प्रश्न हैं। 19वां प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया था। 1909 और 1919 के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रस्ताव जो है, इसमें क्या क्या बातें रखी गई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संविधान निर्माण का आधार बना। 1950 के भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी से लिया गया था 1935 के अधिनियम से। और प्रांतों में पहली बार पूर्ण जिम्मेदार सरकार की बात कही गई थी। स्थानीय प्रशासन में वृद्धि, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको शर्तों का पिटवारा कहा, किसी ने पूरी तरह सड़ा गड़ा कहा, यानी अलग अलग यहाँ पर विरोध भी हुए और बहुत सारी चीज़ें इससे निकल करके आईं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में प्रस्तावित द्वैत शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, ये केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों में लागू था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो केंद्र स्तर पर प्रस्तावित तो किया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था, ये कथन यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 20 के बारे में, ठीक है। 1935 का जो अधिनियम था, इसी के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और पहली बार इस एक्ट के द्वारा प्रांतों को एक पृथक वैधानिक इकाई के रूप में मान्यता मिली। इसकी व्यवस्था इस तरीके से की गई थी कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ करके सामान्यतया प्रांतों को केंद्र सरकार के नियंत्रण से मुक्ति मिल सके और इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था मतलब कह सकते हैं लागू कह रहे हैं, मतलब समाप्त की गई थी, ठीक है। और केंद्र स्तर पर प्रस्तावित तो किया गया था लेकिन ये पूरी तरीके से
लागू नहीं हो पाया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। 21वां प्रश्न क्या कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संबंध में कौन सा प्रस्ताव सही था? भारत को तत्काल 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटना, संविधान सभा का गठन करना, राष्ट्रपति शासन लगाना, या फिर देशी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आपको बताया हमने सबसे शुरुआत में पहले ही क्वेश्चन में कि कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, और ये एक्सेप्ट भी कर ली गई थी इनकी मांग। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होना था? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनयन, केवल देशी रियासतों द्वारा निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की यहाँ पर बात कही गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। 1946 की अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, अंतरिम सरकार से प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको याद कर लेने अंतरिम सरकार में कौन क्या था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये उपाध्यक्ष थे। अब जैसे आपसे प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको सारे ही याद कर लेने हैं, क्या पता कौन सा प्रश्न बन जाए। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में हुआ था। घोषणा इसकी अगस्त में ही कर दी गई थी। नेतृत्व इसका किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये प्रधानमंत्री भी बने और उपाध्यक्ष तो थे ही। और ये समाप्त कब हुआ? देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ये अपने आप इसका कह सकते हैं समाप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले अन्य विभागों की बात कर ले तो आप क्या बताओगे? बलदेव सिंह के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग था, ठीक है। जॉन मैथाई के पास कौन सा विभाग था? सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को सुंदर अक्षरों में लिखने का कार्य किसने किया? नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अवनींद्र नाथ टैगोर, या फिर राम मनोहर लोहिया। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 24 के लिए, यहाँ पर 24 के लिए सही जवाब हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखने का काम किया था। देखिए, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको जान करके आपको हैरानी होगी, क्योंकि संविधान बनाने का काम सोच लीजिए बहुत दूर का सोचना था उस समय। तो सोच इसमें कई लोगों की थी, संवैधानिक सलाहकार थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का भी काम था, लेकिन राइटिंग किसकी अच्छी थी ये भी देखा गया कि लिखे कौन आखिर इसको। कलेक्शन का काम बहुत लोग कर रहे थे, सलाह बहुत लोगों ने दिया। मूल संविधान जो है अंग्रेजी संस्करण वाला वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। इनकी एक शर्त थी कि हर पेज पे इनका नाम लिखा जाएगा, ऐसा कुछ इनकी शर्त थी। इटैलिक शैली में इन्होंने लिखा है ये। हिंदी में किसने लिखा? मूल संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा, ठीक है। अलंकीकृत मतलब डिजाइन किसने तैयार किया? बियौवर राम मनोहर सिन्हा। 22 चित्रों से सजाने का काम किसका था? तो अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। शर्त क्या थी कि हर पृष्ठ पर उनका नाम होगा, अंतिम के 2 पृष्ठों पर उनके दादा का नाम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, संविधान की मूल प्रति के पृष्ठों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 25, सजाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। 22 चित्रों से सजाने का काम इन्होंने किया था। शांति निकेतन के कलाकार थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में इसको सजाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका सही जवाब हो जाएगा पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न संख्या 28। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? ये भी आपसे प्रश्न बनता है। तो पिंगली वैकेया ऐसी नाम था, अभी हम आपको बताएंगे। और कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं और रंग नीला है। तो यहाँ पर ये तीनों ही बातें सही हैं। उत्तर जाएगा 29वें प्रश्न में आपका डी ऑप्शन के साथ। देखिए यहाँ पर नाम थोड़ा सा हम भूल रहे थे, पिंगली वैकेया, सही तो है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें अनुपात की बात करें तो जब आपसे पूछेगा चौड़ाई और लंबाई तो 2:3 हो जाएगा। अगर लंबाई पहले पूछ लेगा तो 3:2 हो जाएगा। रंगों के बारे में आप जानते हैं, 24 तीलियां हैं, सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अमेरिका न्यायिक पुनरावलोकन, कनाडा मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, ब्रिटेन विधि का शासन, आयरलैंड। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ना कि मौलिक अधिकार। उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें बताएं क्या पता चलेगा। जब आप अपना स्कोर लिखोगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा प्रश्न बनाने का जो फॉर्मेट है, जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उसमें आप कितना खरा उतर रहे, तैयारी आपकी कैसी, आपका तो आकलन होगा, साथ ही मेरा भी आकलन होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब पेपर का जो लेवल होगा उतना आसान तो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछ ले। तो मिक्स क्वेश्चन कराने, कुछ प्रश्न डायरेक्ट वाले हैं, कुछ समझ आधारित हैं, कुछ थोड़ा सा टीजीटी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के हिसाब से भी क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर और भी वीडियोज़ लग करके आ रहे हैं, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं।